थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। दिस इज़ सेकेंड वीडियो ऑफ इट। अब इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो सिटी, जिसके बारे में हमने ये मैप जो है सिटी का देखा था, जिसमें सिटाडल, ओके, दिस सिटाडल जो नोबल पीपल के लिए और ये जो लोअर टाउन जो कॉमन पीपल के लिए बनाया गया था मोहनजोदाड़ो सिटी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस लोअर टाउन के अंदर जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था वो कैसा था। सो यहाँ पे हम देख पाएंगे, ये यहाँ पे मैप दिखाई दे रहा है घर का। ठीक है, जैसे कि इसके टाइटल में भी है कि जो है मोहनजोदाड़ो का घर है ये। यहाँ पे लोअर टाउन एट मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, मैनी वर सेंटर्ड ऑन ए कोर्टयार्ड। देखिए, ये यहाँ पे इस कोर्टयार्ड की बात की जा रही है। कोर्टयार्ड यानी एक तरह से बरामदा, ठीक है, जिसके चारों तरफ ये जो रूम्स हैं ये दिख रहे हैं। ठीक है, ये कोर्टयार्ड है, ये रूम्स हैं, ये रूम्स हैं। ओके, सो द कोर्टयार्ड was probably the center of activities such as cooking, weaving। तो यहाँ पे ही मेन एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि खाना बनाने की, कताई बुनाई करने की, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, इट वाज सेंटर्ड अराउंड सेमी एरिड रीजन। ठीक है, सेमी एरिड रीजन, जिसमें हमारा ये जो पंजाब का जो एरिया है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात, ये वाला एरिया जो है सेमी एरिड जोन की वजह से यहाँ गर्मी का मौसम ज़्यादा लंबा रहता है। सो वेदर कैसा था? हॉट एंड ड्राई। ठीक है, ड्राई वेदर। व्हाट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग इज़ एन अपेरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी। तो एक तो चीज़ हमने ये देखी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मेन एक्टिविटी कहाँ पे होती थी घर में, तो वो कोर्टयार्ड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्या विंडोज़ होती थी। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे चारों तरफ देखेंगे तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें कहीं पे भी विंडोज या खिड़की होने का स्कोप नहीं था। ऐसा इसलिए था कि वो लोग प्राइवेसी ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि बाहर से कोई बंदा अंदर ताक झांक ना कर सके। ओके, सो concern for privacy. There are no windows in the walls along the ground level. Besides, the main entrance does not give a direct view of the interior or the courtyard. यहाँ पे इस मैप के अंदर अगर हम देखें तो दिस वन इज़ द मेन एंट्रेंस। ठीक है, तो मेन एंट्रेंस से मान लीजिए यहाँ से कोई बंदा गुजर रहा है या ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से क्या दिखेगा उसको? कोर्टयार्ड कतई नहीं दिखेगा, ना ही ये रूम्स जो हैं ये दिखेंगे। तो बेसिकली ये लोग बहुत कंसर्न थे अपनी प्राइवेसी को लेके। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। हाँ, एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल्स टू द स्ट्रीट ड्रेन। ठीक है, जो जो स्ट्रीट गली की जो ड्रेन होती थी उसके अंदर जाके मिलती थी जो बाथरूम होता था उसकी ड्रेनेज। ठीक है, तो हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखा जाता था। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेज टू रीच अ सेकेंड स्टोरी ऑफ द रूफ। इस मैप के अंदर आपको स्टेयर केस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ठीक है, और एक यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये इधर। ठीक है, तो क्या स्टेयर केस होते थे? बिल्कुल, डेफिनेटली सीढ़ियाँ होती थी ऊपर जाने के लिए, यानी छत पे जाने के लिए। ठीक है, टू रीच अ सेकेंड स्टोरी और द रूफ। मैनी हाउसेज हैड वेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुएं, वेल्स। ठीक है, कुएं होते थे, कुएं या कुई। ठीक है, इस मैप में आपको कुआं दिखाई देगा रूम नंबर 6 में, हेयर इसके अंदर, और आप ये देखेंगे कि एंट्रेंस के बिल्कुल नज़दीक है। तो जो पासर बाय, जो यहाँ से आने जाने वाले लोग थे, वो लोग यहाँ पे एंटर करके विदाउट इंट्रूडिंग द प्राइवेसी ऑफ द हाउस, यहाँ पे वेल से अपनी प्यास बुझा के और वापस जा सकते थे। तो देखिए, सोशल सर्विस भी हो रही थी यहाँ पे। तो तकरीबन हर घर में कुएं का प्रावधान होता था, जो भी थोड़े से वेल टू डू फैमिली होती थी वहाँ पे। सो हाँ, कहाँ गया?
रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेस हो गया, वेल्स ऑफन इन अ रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड, तो यहाँ से ये रूम जो है जहाँ पे वेल होता था इसकी रीच थी, एंड परहैप्स यूज्ड बाय पासरबाइज। Scholars have estimated that total number of wells in Mohenjo-daro was about 700। तो एक सिटी के अंदर 700 के आसपास कुएं होना ये दर्शाता है कि तकरीबन हर घर में जो है ऑन एन एवरेज क्या होता था, एक कुआं। ओके, ठीक है। इस मैप को समझने के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये क्या लिखा गया है, द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। About the drains, Mackay noted it is certainly the most complete ancient system as yet discovered। Drains के बारे में बोला गया ये, every house was connected to street drain। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि जो स्ट्रीट ड्रेन जाती थी उससे हर घर के जो बाथरूम की जो ड्रेन होती थी वो कनेक्टेड होती थी। The main channels were made of bricks set in mortar and were covered with loose bricks। देखिए ये जो स्ट्रीट है ना उसको तो पक्की ईंटों से नीचे उसकी पेवमेंट दी जाती थी, लेकिन ऊपर ढका जाता था ना तो उसको फिर लूज ब्रिक्स से ढका जाता था। और ऐसा क्यों था, ताकि उसको उठा के उसकी जो ब्लॉकेज वगैरह है उसको क्लियर किया जा सके। तो बेसिकली वही है कि जो साफ़ सफाई का ध्यान काफ़ी रखते थे ये लोग। एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, द मेन चैनल्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स सेट इन मोटर एंड वर कवर्ड विद लूज ब्रिक्स दैट कुड बी रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग। In some cases, limestone was used for covers। limestone रख देते थे। House drains first emptied into a, तो देखिए मान लीजिए ये हाउस है तो यहाँ से जो ड्रेन निकली ना तो वहाँ पे ना गड्ढा टाइप में होता था, और फिर गड्ढे में जो भी थोड़ा बहुत सॉलिड मटेरियल था वो नीचे बैठ जाता था और ऊपर का जो है वो जो स्ट्रीट की ड्रेन है उसके अंदर जाता था। ठीक है, ओके। बेसिकली house drains first emptied into a sump or cesspit into which solid matter settled while wastewater flowed into street drain। Very long drainage channels were provided at intervals with sumps for cleaning। तो बीच बीच में ना उसको क्लीन करने के लिए ऐसे जो लंबी जो ड्रेन थी स्ट्रीट की सम्प्स दिए गए थे। इट इज़ अ वंडर फॉर आर्कियोलॉजी दैट लिटिल हीप्स ऑफ मटेरियल। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया कि जैसे ये ड्रेन जा रही इसके इधर ना ऐसे जो मड टाइप में जो गंदगी होती थी ना उसको ऐसे निकाल के छोड़ दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि इसको कहीं जो है ये लोग ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र करके आते थे, तो वहीं पे ढेर के ढेर भी मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, so little heaps of material, mostly sand, have frequently been found lying alongside drainage channels, which shows इससे क्या पता लगा that the debris was not always carted away when the drain was cleared। जब ड्रेन की सफाई होती थी तो उसमें से जो डेब्रीज जो निकलती थी, जो कबाड़ा निकलता था उसको वो लोग कहीं और नहीं वहीं पे रहने देते थे। ठीक है, ओके। ये कहाँ से लिया है हमने, ये लिया है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन मैके की। ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्जर सिटीज़ बट वर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट्स। अब देखिए जो आम लोग थे वो उन लोगों की भी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छी थी, जो कि एक इन लोगों की यूएसपी रही है। ठीक है, एट लोथल फॉर एग्जाम्पल, अब लोथल कहाँ है बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लोथल मैप में भी देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ, अब देखिए लोथल के अंदर एक स्पेशल चीज़ क्या थी कि वो जो हाउसेज थे वो मड ब्रिक्स के बने हुए थे। ठीक है, ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, लेकिन जो ड्रेन्स थी ना उनके अंदर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो हाइजीन कंसर्न बहुत थे ये लोग। ओके, तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा द सिटाडल, जो हमने देखिए यहाँ पे जो हमने मैप देखा था ना इसके अंदर हमने ये सिटाडल ये वाला आपको दिखाई दे रहा है जो, और ये मड ब्रिक्स के ऊपर बना हुआ हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ एरिया, तो हायर और स्मॉलर, और यहाँ पे ये था लोअर टाउन, तो यहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सिटाडल के बारे में। ठीक है, तो सिटाडल, the citadel, it is one of the citadel it is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes। ठीक है, पब्लिक पर्पजेज के लिए यूज़ होने वाले जो है स्ट्रक्चर्स यहाँ मिलते हैं। दिस इंक्लूड वेयर हाउस, अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन
while the upper portion probably of wood decayed long ago। तो हो सकता है ऊपर वाला जो पोर्शन था वो वुड का था, डिके हो चुका। एंड द ग्रेट बाथ, जहाँ पे जो ग्रेट बाथ है उसको तो अब हम देखेंगे। जो ग्रेट बाथ जो था, ग्रेट ग्रीनरी और ग्रेट बाथ, ये जो ग्रेट बाथ था यहाँ पे लोग अब्ल्यूशन यानी शुद्ध स्नान के लिए, जैसे पूर्णमासी पे अमावस्या पे हम लोग जाते हैं ना गंगा में डुबकी लगानी यमुना में, तो ऐसे ही ये लोग ग्रेट बाथ में शायद है, हर चीज़ शायद ही है, मे बी ये लोग यहाँ पे अब्ल्यूशन यानी जो स्नान के लिए आते होंगे। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। कैसा टैंक था? रेक्टेंगुलर टैंक, ऐसे, और ऐसे सीढ़ियाँ भी थी इसमें। ठीक है, अभी हम देख लेंगे उसको। रेक्टेंगुलर टैंक in a courtyard surrounded by corridor on all four sides. There were 2 flights of steps on the north and south। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि जो सीढ़ियाँ थी इसमें ग्रेट बाथ में वो कौन सी डायरेक्शन पे थी। ठीक है, तो ग्रेट बाथ आई थिंक इसमें दिखा नहीं रखा है। चलिए, हुआ तो मैं इसके साथ फ़ोटो अटैच कर दूँगी। ओके सो ग्रेट बाथ के बारे में देख लिया हमने कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में स्टेयर थी। नेक्स्ट है steps in the north and south leading to the tank, which was made watertight by setting bricks on edge and using a mortar of gypsum। एक तरह से सीमेंट की तरह ईंटों को लगाया गया था। There were rooms on 3 sides। ये एक अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्या ग्रेट बाथ के चारों तरफ रूम थे? तो नहीं, ग्रेट बाथ के 3 तरफ रूम थे, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, 3 साइड पे रूम्स मिले। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ग्रेट बाथ था यहाँ पे पानी कहाँ से, क्या कोई ट्यूबवेल था? तो नो, एक साइड पे यहाँ पे वेल यानी कुआं था, कुएं से फ्रेश वाटर इसके अंदर डालते रहते थे। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। और ये पानी की निकासी यानी एग्जिट कहाँ पे होता था? तो एक ह्यूज ड्रेन बनाई गई थी। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम्स। तो नॉर्थ साइड पे जो है 8 बाथरूम्स वाली बिल्डिंग थी, 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर विद ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू अ ड्रेन दैट रन अलोंग द कॉरिडोर। कॉरिडोर में से होके निकलती थी जिससे सारे बाथरूम की जो ड्रेन थी वो कनेक्टेड थी। The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel with several distinctive buildings had led scholars क्या कि to suggest that it was meant for some kind of a special ritual bath। मैंने अभी बताया रिचुअल बाथ, ठीक है, रीति रिवाज के हिसाब से हम लोग जैसे हिंदू धर्म में मानते हैं कि कार्तिक में हम लोग नहाते हैं या ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे सिटाडल का पूरा प्लान जो है वो दिखाया गया है। तो ये यहाँ पे ये है वेयर हाउस, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आपको वेयर हाउस दिख रहा होगा, ये है ग्रेट बाथ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट बाथ और ये आपको ये मेन स्ट्रीट दिख रही है। ठीक है, तो इसके 3 साइड पे रूम होते थे, एक साइड पे वेल होता था और वेल इसके सारे जो पानी है वो बड़ी नलिका में चला जाता था, ड्रेन में। ठीक है, तो ये पूरा जो है सिटाडल का एरिया यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। देखिए, सोशल डिफरेंस तो यहीं से समझ में आता है कि सिटाडल और लोअर टाउन जो है अलग अलग लोगों के लिए थे। तो सोशल डिफरेंसेस और कहाँ से नज़र आते? एक तो इनकी बिल्डिंग से नज़र आ गया, दूसरा बुरियल्स। बुरियल्स क्या होते हैं? जहाँ पर डेड जो पीपल होते हैं उनको दबाया जाता है, उनको बोलते हैं burials। Archaeologists generally use certain strategy to find out whether there were social or economic differences among the people living within the particular culture। ठीक है, these include studying burials। उन्हीं से पता लगता है कि जो लोग जो दफनाए गए हैं वो कोई स्पेशल इंडिविजुअल थे या आम आदमी था। अगर स्पेशल था तो उसके साथ काफ़ी महंगी ज्वेलरी, खाने पीने की चीज़ें, जो पोट्स हैं, अब खाने पीने की चीज़ें तो पेरिश हो गई, लेकिन जो पोट्स वगैरह थी वो ठीक है मिलती हैं, जहाँ से अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो बंदा जो दफनाया गया था यहाँ पे ये कोई रिच था या कॉमन आदमी था। ठीक है, सो मैसिव दिस इंक्लूड स्टडिंग burials। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के पिरामिड्स हमने देखे और इजिप्ट के पिरामिड्स जो हैं
वो भी इस ही बेस पे थे कि जो जो राजे महाराजे जो किंग क्वीन हुआ करते थे उनको उनके अंदर बरी किया जाता था अलोंग विद देयर जो उनकी पसंद की जो चीज़ें होती थी, ठीक है। सम ऑफ विच वर, और ये कुछ जो देखिए इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये इनमें आपस में व्यापार भी होता था। मैनी ऑफ दीज पिरामिड्स वर रॉयल बुरियल्स, रॉयल मतलब किंग क्वीन, वेयर इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वाज बरीड अलोंग विद दैट किंग और क्वीन, ठीक है। नाउ एट बुरियल्स इन हड़प्पा साइट, अब हड़प्पा के बुरियल्स की बात करें तो द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, गड्ढा खोदा जाता था, ठीक है, उसके अंदर। समटाइम्स देयर वर डिफरेंस इन द वे ऑफ बुरियल पिट वॉज मेड, डिफरेंस होता था। इन सम इंस्टेंस द होलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स, कई बार क्या होता था कि इसको ना ब्रिक यानी ईंटें बिछा दी जाती थी, कई बार कच्चा ही छोड़ देते थे। कुड दीज वेरिएशंस बीन इंडिकेशन, डेफिनेटली इंडिकेशन तो है, ये भी एक सोशल डिफरेंस कि भाई अमीर गरीब या रिच ना नोबल जो रूरल रॉयल जो लोग होते थे या कॉमन आदमी होते थे, इनके बीच के जो डिफरेंसेस है वो कहाँ से पता लगते हैं हम तक। तो सिटाडल लोअर टाउन का जो एरिया है कि ये कॉमन लोगों के लिए और ये रिच के लिए, और दूसरा ये जो बुरियल जो थे कि एक में एक जो पिट है उसके अंदर तो ब्रिक्स बिछा दी गई, एक को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इससे सोशल डिफरेंस हमें पता लगते हैं और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन सम इंस्टेड द होलो आउट कुड बी वेरिएशन बी इन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंस। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री, अब देखिए कुछ जो ग्रेव्स होती थी जहाँ पे दफनाया गया उसको, उनके अंदर मैंने अभी बताया कि पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स भी मिले, परहैप्स इंडिकेटिंग अ बिलीफ, तो इसका मतलब ये लोग विश्वास रखते थे दैट दीज कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ, मरने के बाद ये इंसान उसको यूज़ करेगा, ये उन लोगों की मान्यता थी। ज्वेलरी हैज़ बिन फाउंड इन बुरियल्स, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर ये पूछ ले आपसे एग्जाम में कि ज्वेलरी जो है वो फीमेल के बुरियल में मिलती थी मेल के में नहीं, ठीक है, तो ऐसा नहीं था। ज्वेलरी जो है वो दोनों के ही, मैन एंड वीमेन दोनों के बुरियल्स में मिलती है। In fact, in the excavations at the cemetery in Harappa in the mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper, a kind of semi precious stone, bead, and hundreds of micro beads was found near the skull of a male. तो ये इतने semi precious stone, shell ring, ठीक है, jasper, bead और माइक्रो बीड, ये जो है एक मेल के स्कल के पास मिले हड़प्पा 1980s में। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर बरिड विद कॉपर मिरर्स, तो यहाँ से पता लगता है कि वो लोग अपना ब्यूटी कॉन्शियस भी थे। देखिए यहाँ पे ये आपको एक कॉपर का मिरर दिख रहा होगा, शीशा तो नहीं है लेकिन इसका जो फ्रेमवर्क है उसी से पता लग रहा है कि ये जो है एज अ मिरर यूज़ होता था। ओके, सो हाँ, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो कॉपर के मिरर भी यूज़ होते थे, डेड के पास रखे जाते थे। बट ऑन द होल इट appears that the हड़प्पन्स did not believe in burying precious things with the dead, ठीक है। हड़प्पा के अंदर, मोहनजोदाड़ो की बात अलग है, हड़प्पा के लोग जो थे वो ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें अपने डेड, इनकी डेड बॉडी के पास नहीं रखते थे। अब आ जाता है अगला टॉपिक जो है लुकिंग फॉर लग्जरीज। इसमें यहाँ पे देखिए अफियंस पोर्ट दिखाई गई है, दिख रहा है ना आपको कि ये फियंस। अब फियंस क्या होता है ये देख लेते हैं। एक प्रीशियस स्टोन माना जाता है, प्रीशियस मटेरियल, और जिससे जो चीज़ मिलती है ना, ये जैसे ये पोर्ट है, तो ये जो थोड़े से रिच लोग होते थे उनके द्वारा यूज़ की जाती थी। Another strategy to identify social difference is to study artifact, which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries. The first category include objects of daily use made fairly easily out of ordinary materials such as stone की बनी हुई, clay की बनी हुई, जिसके अंदर जो चक्की थी वो आती है, हमारी जो पोट्री हैं वो आती हैं, नीडल्स, फ्लैश रबर्स। अब फ्लैश रबर्स जो बॉडी स्क्रबर्स होते थे, ठीक है, हो सकता है फ्लैश को हटाने के लिए, किसी जो अपना जो मीट निकालने के लिए, फ्लैश को हटाने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स। आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरीज इफ़ दे आर रेयर। तो लग्जरीज किसको मान, देखिए यूटिलिटेरियन तो जो हर घर में मिल गई भैया, वो ज़रूरत का सामान है, लेकिन लग्जरी का आइटम, अब जैसे आपके घरों के अंदर जो है मोटर बाइक वगैरह सबके घर में यूटिलिटेरियन है, लेकिन कार वो भी
BMW मिलना ये लग्जरी है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे था कि लग्जरी की वस्तु कम लोगों के पास थी। इफ़ दे आर रेयर थी और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल, जो सबके पास नहीं होता था, और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी उसको बनाने में भी कॉम्प्लिकेटेड होती थी। 10 लिटिल पोर्ट्स ऑफ फेयंस, और यहाँ पे इसमें रेयर चीज़ में कौन सी चीज़ आ जाती है? फेयंस। अभी जो पोर्ट देखी थी ना हमने, ये वाली कौन से मटेरियल की बनी हुई है? फेयंस, ठीक है। तो ये मटेरियल एक्चुअली में है क्या? तो ये जो फेयंस है, अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड या सिलिका, जिसके अंदर कलर मोस्टली ग्रीन कलर विद अ गम, यानी जो चिपचिपा सा पदार्थ है वो मिला के और फिर उसको पका के और फिर उसको घिस के बनाया जाता था, ठीक है। तो दिखने में बहुत सुंदर लगता था। वर प्रोबेबली कंसिडर्ड, इसको प्रीशियस इसीलिए बोलते थे क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी ना इसको बनाने में, वो कॉम्प्लिकेटेड थी। भैया पहले उसको पूरे को मिक्स करना है, फिर उसको घिसना है, रब करना है। वर प्रोबेबली कंसिडर प्रेशियस बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू मेक। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लुकिंग फॉर लग्जरियस वो आइटम थे जो हर घर में लोकली नहीं मिलते थे, बट जो रिच पीपल थे वहाँ पे वो मिलते होंगे। द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड आउट what seem to be articles of daily use such as spindle holes made of rare material such as fiends। तो एक और चीज़ जिससे ये पता लगता है कि वो जो पर्टिकुलर जगह है वो किसी रिच या पुअर से बिलोंग करती है। तो अगर रिच से बिलोंग करती है तो वहाँ पे आपको जिसको जिसको तकली बोलते हैं ना, जो चरखा चलाते थे, तो स्पिंडल होल यूज़ किया जाता, तो वो भी रेयर मटेरियल जैसे फियंस की बनी होती थी। डू वी क्लासीफाई दीज एज यूटिलिटेरियन और लग्जरी? देखिए, वो दूसरे मेटल की भी बनी हो सकती थी, दूसरे मेटल की है तो वो कॉमन चीज़ है, ठीक है, यूटिलिटेरियन। लग्जरी में वो कब आएगी? जब वो स्पेशल मटेरियल की बनी हुई है। इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा एंड आर रेयरली फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट। सीधी सी बात है कि यहाँ से सोशल डिफरेंस का पता लगता है हमें कि जो रिच पीपल थे मोहनजोदाड़ो के, हड़प्पा के, तो उनके पास ये वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट ज़्यादा अवेलेबल थे। फॉर एग्जांपल मिनिएचर पोर्ट्स, छोटी छोटी मटकियाँ एक तरह से, ऑफियंस मटेरियल जो कि प्रेशियस मटेरियल है, परहैप्स यूज्ड एज, शायद हो सकता है छोटी छोटी पोर्ट्स को परफ्यूम बोटल्स की तरह यूज़ किया जाता था हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो में, आर फाउंड मोस्टली इन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक। लेकिन जो छोटी छोटी सेटलमेंट जैसे कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, यहाँ से ऐसा कुछ फेयंस का मटेरियल नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है वो रॉयल्टी के लिए मेन सेंटर्स होते होंगे, ठीक है। गोल्ड भी रेयरली ही मिलता है एंड एज एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रीशियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड इन हड़प्पा साइट्स वर रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। ये देखिए यहाँ पे कहने का क्या मतलब है। देखिए कई कई बार मूवीज़ में आपने देखा होगा कि किसी को गढ़ा हुआ सोने का गढ़ा मिल गया, तो एक्चुअली क्या था? वो होर्डिंग थी। होर्डिंग मतलब जो 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 थोड़े से रिच लोग होते थे वो क्या करते थे, अपनी प्रीशियस जो ज्वेलरी थी, मेनली जो गोल्ड था, उसको एक मटके में बंद करके उसको कहीं ऐसी जगह छिपा देते थे। उसी को तो छिपाने को ही तो होर्डिंग बोलते हैं, जो कि डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताई भी गई है कि होर्ड्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको केयरफुली लोगों के द्वारा किसी कंटेनर जैसे पोर्ट वगैरह में रखा गया। तो होर्डिंग किसकी होती थी? ज्वेलरी की या फिर मेटल ऑब्जेक्ट जो प्रीशियस होते थे, ठीक है। और ये जो है उस ओनर को ही पता होती थी। कई बार तो वो मर गया है, वो पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, उसके बाद ये चीज़ें निकल के आती थी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है। सो तो आई थिंक ये हमने क्या किया है अभी, सोशल डिफरेंसेस कहाँ से पता लगाते थे हम। तो सोशल डिफरेंसेस हमने, एक तो पता लगता था कि जो टाउन की प्लानिंग थी उससे, कि सिटाडल में रिच लोग रहते होंगे। फिर दूसरा पता लगता था बुरियल से। तीसरा पता लगता था हमने ये जो प्रीशियस जो मटेरियल की वस्तुएं बनती थी उनसे। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा के अंदर सबसे पहले तो आपको ये टूल जो किसी मेटल का बना हुआ है वो दिख रहा है फ़ोटो में, और यहाँ पे ये जो है माला टाइप में दिख रही है, ठीक है। तो ये क्राफ्ट के अंदर आती थी चीज़ें। अब सबसे पहले आपको चिन्हो दाड़ो जो है वो देखना होगा मैप में। तो मैप के लिए हमें चलना पड़ेगा बहुत पीछे, यहाँ पे ये देखिए, ये जब हम मैच्योर हड़प्पन साइट्स में देखते हैं तो ये मोहनजोदाड़ो है और ये है चिन्हो। हालांकि मोहनजोदाड़ो चिन्हो से काफ़ी बड़ा 125 हेक्टेयर्स में, और ये इससे काफ़ी छोटा,
ठीक है, वापस चलते हैं। तो हमने देखा कि जो चन्हुदाड़ो है वहाँ पे एक बीड मेकिंग, ये देखिए, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन में हम अभी देखेंगे लोकेट चन्हुदाड़ो ऑन मैप 1। दिस इज़ टाइनी सेटलमेंट। अब मैंने बताया था ना कि मोहनजोदाड़ो 125 हेक्टेयर में फैली हुई और चन्हुदाड़ो सिर्फ 7 हेक्टेयर के आसपास में, ठीक है। दिस इज़ अ टाइनी सेटलमेंट एज कम्पेयर टू मोहनजोदाड़ो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, अब इसकी क्या स्पेशलिटी थी, डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। चन्हुदाड़ो के अंदर बीड मेकिंग यानी मणके बनाने की फैक्ट्री, शेल कटिंग की फैक्ट्री, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग की फैक्ट्रीज़ के जो सिंबल्स हैं वो मिले हैं। द वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स, ये देख रहे हो बीड्स, ठीक है, इज़ रिमार्केबल। तो किस किस चीज़ के बनते थे, एक तो स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, कार्नेलियन स्टोन जो होता है वो वैसे तो येलो कलर का होता है, लेकिन उसको जो है जब उसको आग में तपाया जाता है तो वो ब्यूटीफुली रेड कलर का दिखता है। जेस्पर जो सेमी प्रेशियस स्टोन, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट जो कि बहुत सॉफ्ट पत्थर जो बीड्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो एक्चुअली क्या है, ये इन सारे मटेरियल्स की बीड्स बनती थी, ठीक है, जिसको हम लोकल भाषा में माड़ा बोल देते हैं। मेटल्स जैसे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, देखिए यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि मेटल कौन कौन सा, कॉपर हो गया, ब्रोंज हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर यानी चांदी का जिक्र नहीं है, एंड शेल। फेंस जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि जो सिलिका होती थी उसको जो है गम मिला के और उसके अंदर कलर मिला के वो बनाया जाता था, एंड टेराकोटा और बर्न्ड क्ले, ठीक है, इन सब की बीड्स बनती थी। सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स, हो सकता है कि एक हमने स्टीएटाइट ले लिया और दूसरा हमने कार्नेलियन, इनको ऐसे ऐसे मिला मिला के बनाया जाता हो, ठीक है। सीमेंटेड टुगेदर सम ऑफ स्टोन्स विद गोल्ड कैप्स, उनके ऊपर थोड़ा सा गोल्ड चढ़ा दिया। द शेप्स वर न्यूमरस, अब इनकी जो मालाओं की जो शेप होती थी कोई डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप मणकों से बनती थी। सेगमेंटेड वाइल सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग, इंसाइजन होता है छेद करना, जैसे मणका है इसके बीच में देख रहे हो ये रहा छेद, ठीक है, इंसाइजन और पेंटिंग, उनके ऊपर पेंट भी कर देते थे। एंड सम हैड डिज़ाइंस एज, उनके ऊपर देखो ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है इसके ऊपर डिज़ाइन किया गया है, देखो ध्यान से, ये देख रहे हो, ओके। सो टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स, जो बीड मेकिंग की, मणके बनाने की जो टेक्निक्स थी वो मटेरियल के अकॉर्डिंग है। मटेरियल के अकॉर्डिंग कैसे कि भैया एक बहुत हार्ड मटेरियल है ना तो उसको थोड़ा थोड़ा घिस के ना ऐसे रेक्टेंगुलर ही छोड़ देंगे या क्यूब टाइप में बना के छोड़ देंगे, लेकिन जो सॉफ्ट पत्थर है जैसे स्टीएटाइट, इसको बहुत अच्छे से छोटा बड़ा कैसा भी शेप दे सकते थे, ठीक है। वेरी सॉफ्ट स्टोन स्टीएटाइट वाज इजीली वर्कड, इसके ऊपर आराम से काम। सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट, अब देखिए स्टीएटाइट का ना पाउडर बना लेते थे पाउडर, और फिर उसको कोई शेप दे लो। तो बीड्स जो है स्टीएटाइट के दो तरीके से बनाए जाते थे, एक तो उसको स्टीएटाइट को थोड़ा सा शेप देके और दूसरा उसके पाउडर को मोल्ड करके। दिस परमिटेड मेकिंग अ वैरायटी ऑफ शेप्स अनलाइक द ज्योमेट्रिक फॉर्म मेड ऑफ हार्डर, वही मैंने अभी बताया कि जो हार्ड स्टोन होता था उसको थोड़ी ज्योमेट्रिक शेप दे देते थे, लेकिन स्टीएटाइट को आप कोई भी शेप दे सकते थे। हाउ द स्टीएटाइट माइक्रो बीड वॉज मेड रिमेन्स अ पजल फॉर, अब माइक्रो बहुत छोटी छोटी बीड जो स्टीएटाइट की मिली हैं, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट तो कंफ्यूज हो गए, ठीक है, कि इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनको बनाया। ओके, अगला पैरा है आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलो रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कार्नेलियन जो रेड कलर के जो मणके थे वो कैसे बने। नोडुल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स एंड देन फाइनली फ्लेक्ड इनटू फाइनल फॉर्म, ग्राइंडिंग, उनको ग्राइंड करके पॉलिश करके ड्रिल उनके अंदर छेद करके पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती थी। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, उनको छेद करने के लिए अलग से जो है ड्रिल मटेरियल होता था, हैव बीन फाउंड एट, ये कहाँ पे मिला है, सीधी सी बात है जहाँ फैक्ट्री थी चन्हुदाड़ो में, लोथल में, और रिसेंटली धोलावीरा में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चन्हुदाड़ो तो डेफिनेटली आपको याद रखना है। इफ़ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट, देखिए हमने जो भारत का ये ऐसे नक्शा देखा था ना, इसके अंदर यहाँ पे था नागेश्वर, यहाँ पे लोथल, यहाँ पे रंगपुर, ठीक है, गुजरात में, ओके, और बालाकोट था यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है। यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट, तो ये नियर द कोस्ट हो गया, ये भी नियर द कोस्ट हो गया, यहाँ पे कौन सा सी लग रहा है, अरेबियन सी,
ठीक है। दीज वर स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट, शेल निकलते समंदर से तो उनके ऑब्जेक्ट बनाने की यहाँ पे कारखाने मिलते हैं, इंक्लूडिंग बैंगल्स बनेंगी उनसे, ठीक है। विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स, और यहाँ से आराम से आप कहीं पे भी उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, एक्सपोर्ट, ठीक है। सिमिलरली इट इज़ लाइकली दैट फिनिश प्रोडक्ट जैसे कि बीड्स फ्रॉम चुन्हुदाड़ो एंड लोथल वर टेकन टू लार्ज अर्बन सेंटर्स, जैसे बड़े बड़े अर्बन सेंटर जो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में होते थे, वहाँ पे चुन्हुदाड़ो से इनको ट्रांसपोर्ट करके बेचने के लिए ले जाया जाता था। यहाँ पे देखिए पोट्री आपको दिख रही होगी, ये जग टाइप में, ये गिलास है, ठीक है, ये शायद कटोरी टाइप में है, ये मटका टाइप में पानी रखने के लिए, ठीक है। सम ऑफ दीज कैन बी सीन इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली और इन द साइड म्यूजियम एट लोथल। तो अगर आपको देखने हैं तो जाइए म्यूजियम घूम के आइए दिल्ली लोथल, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे देखिए क्या दिखाने की कोशिश, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये टेराकोटा की फिगरीन है। टेराकोटा क्या था, क्ले जिसको कोई भी मोल्ड देके उसको पकाया जाता था फायर के अंदर। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, हमने देख लिया चन्हुदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल, अब उनके लिए भैया कच्चा पदार्थ, कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल सच एज स्टोन के नोड्यूल्स हो गए, पूरी शेल हो गई, कॉपर की जो ओर हैं वो हो गए, टूल्स भी चाहिए, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट भी चाहिए, और जो उनसे निकलने वाला जो रिजेक्ट था कि भैया जिससे अब जब मान लो इसको बनाया गया होगा तो जो इससे बच गया वो रिजेक्ट, या फिर जो बनाने के बाद कुछ वेस्ट जो बच गया। इनफैक्ट वेस्ट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। फॉर इंस्टेंस इफ शेल और स्टोन इज कट इन टू मेक ऑब्जेक्ट देन पीसेज ऑफ दीज मटीरियल विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। तो वहाँ पे वेस्ट चीज़ें डेफिनेटली कहीं पे भी, मान लो आप पेपर का ही काम करने लग जाओ तो जब आप कैंची से काटते हो कुछ टुकड़े वेस्ट के तौर पे आप छोड़ देते हो, ठीक है। तो कई बार जो लार्जर वेस्ट पीसेस होते थे वर यूज्ड अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, तो बड़े बड़े जो वेस्ट इतना ज़्यादा है वो उससे छोटी छोटी वस्तुएं बना ली जाएंगी। बट मिनिस्कुल छोटे छोटे बिट्स जो हैं वर यूजली लेफ्ट, उनको छोड़ दिया जाता था ऐसे ही वेस्ट की तरह ही। These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities. तो craft production सिर्फ चन्हुदाड़ो, लोथल, धोलावीरा नहीं बल्कि थोड़ा बहुत मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े अर्बन सिटीज़ के अंदर भी चलता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है, एक तो है हमारी जिसको हम डेगची बोल देते हैं, जिसको आग पे रख के हमारी दादी वगैरह दाल या चावल वगैरह उबाला करती थी, और ये आपको थाली या परात दिख रही है, ये बने हुए हैं कॉपर और ब्रोंज के वेसल से हैं, ठीक है। नाउ स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, एज इज ऑब्वियस a variety of material was used for craft production। जो भी हमने क्राफ्ट की बात की, जो बीड्स वगैरह जो स्टोन्स के बनते थे उनके लिए जो, या मेटल के, पर सम सच एज क्ले वर लोकली, तो क्ले वगैरह तो भैया चिकनी मिट्टी तो लोकली ये लोग, आज भी ये ट्रेंड है कि जब चूल्हा होता है ना जिस पे रोटी बनाते गाँव में, तो उसको लीपने के लिए ना महिलाएं एक पर्टिकुलर जगह जाती है जहाँ पे चिकनी मिट्टी मिलती है, और वहाँ से तसले में डाल के इसको लेके आती है और उसकी लिपाई करती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लोकली जो क्ले होती थी ना, जिससे क्ले से इतनी सारी चीज़ें टेराकोटा की फिगरीन बनती थी, तो वो लोकली अवेलेबल थी। मैनी सच एज स्टोन, टिम्बर, मेटल हैड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड, ये सारी चीज़ें फिर बाहर से लानी पड़ती थी, ठीक है। टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट, जो घोड़ा जो बैलगाड़ी सजेस्ट, तो बैलगाड़ी का जो जो मॉडल मिला है टेराकोटा का, उससे ये पता लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये लोग बुलक कार्ट का यूज़ करते थे, ठीक है। एंड लोगों को भी इधर से उधर ढोने के वही काम आती थी। रिवर इन रूट्स, मतलब रिवर के अंदर जो है बोट डाल के फिर भी ट्रांसपोर्टेशन होता था अलोंग द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए इंदस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है इंदस नदी की, कमेंट सेक्शन में। एज वेल एज कोस्टल रूट्स वर आल्सो प्रोबेबली यूज्ड, कोस्टल रूट्स जैसे नागेश्वर अभी पढ़ा ना हमने कि बिल्कुल यहाँ था, ठीक है, लोथल, रंगपुर और बालाकोट, तो ये लोग जो है सी रूट्स का भी यूज़ करते थे यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन में, ओके। अब है मटेरियल्स फ्रॉम द सब कंटिनेंट एंड बियॉन्ड, बाहर भेजना है तो
द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। अब जो क्राफ्ट प्रोडक्शन की हमने साइट देख ली, इनके टूल्स जो थे या इनके जो रॉ मटेरियल था वो कहाँ से आता था, तो कुछ तो हमने देख लिया कि लोकली अवेलेबल होता था, कुछ बाहर से भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर, बालाकोट इन एरियाज जहाँ पे शेल अवेलेबल होते थे। अदर सच साइट्स, अब यहाँ पे देखिए शोरतुगाई, कहाँ पे था शोरतुगाई? अफगानिस्तान में। किस लिए पढ़ा था हमने पीछे कि यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स फॉर इरिगेशन मिलते हैं। ठीक है, नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लापिस लजूली। अब एक और अपने अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे लिख लें, क्या लिख लें कि शोरतुगाई सबसे पहले तो लोकेशन इसकी अफ़गानिस्तान है, और यहाँ पे किसके ट्रेसेस मिले? कैनाल्स के। और किसके मिले? अवेलेबिलिटी ऑफ लापिस लजूली। लापिस लजूली क्या है? लापिस लजूली एक ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत सेमी प्रेशियस स्टोन है, जो इंडिया के अंदर मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के जो लोग होते थे ये लापिस लजूली अफ़गानिस्तान से मंगवाते थे। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लापिस लजूली, अ ब्लू स्टोन दैट वाज अपरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड, एंड लोथल विच वाज नियर सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन। अब कार्नेलियन जो रेड कलर का पत्थर वो कहाँ से आता था? फ्रॉम बहरोच, गुजरात से। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आपको हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में दे दे कि यहाँ पे दे दे कार्नेलियन दे दे, लापिस लजूली दे दे, और इधर आपको अफगानिस्तान, गुजरात, ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्टेटाइट कहाँ से आता था? साउथ राजस्थान से, एक और क्वेश्चन, एंड नॉर्थ गुजरात से भी, एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। अब मेटल राजस्थान के लिए खेतड़ी बहुत फेमस है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं कि खेतड़ी राजस्थान से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स may have been to send expeditions to areas such as the खेतड़ी रीजन। आ गया खेतड़ी रीजन ऑफ राजस्थान, किसके लिए? कॉपर के लिए। एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड, कोलर फील्ड है ना कर्नाटका के, वो गोल्ड के लिए बहुत फेमस है। दीज एक्सपीडिशंस इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज। ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज स्टेटाइट माइक्रो बीड्स, बताया था ना स्टेटाइट जो स्टोन जो सॉफ्ट पत्थर उसकी छोटी छोटी बीड्स बनाई जाती थी। इन दीज एरियाज आर इंडिकेशंस ऑफ सच कॉन्टैक्ट। तो वहाँ पे भी वो चीज़ें मिली हैं जिससे पता लगा कि आपस में लोगों के ट्रेड कॉन्टैक्ट्स हुआ करते थे। देर इज़ एविडेंस इन खेतड़ी एरिया, कहाँ पे? खेतड़ी राजस्थान में। फॉर वॉट आर्कियोलॉजिस्ट, इसको ना एक कल्चर बोला गया, इस कल्चर का नाम है गणेश्वर जोधपुर कल्चर। अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि गणेश्वर जोधपुर कल्चर कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? खेतड़ी राजस्थान। ठीक है, विद इट्स डिस्टिंक्टिव नॉन, क्या है ये? नॉन हड़प्पन पोट्री, हड़प्पा से रिलेटेड पोट्री नहीं थी ये। एंड एन अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट, खूब सारे मिले। इट इज़ पॉसिबल दैट द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर टू हड़प्पास। ठीक है, तो खेतड़ी रीजन राजस्थान का आज भी बहुत फेमस है कॉपर माइंस के लिए, और उस समय भी यहाँ से ट्रेड होता था। मेन जो अर्बन सिटीज़ होती थी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो डिस्टेंट लैंड थे, जो दूर दूर के इलाके थे, उससे इंडिया के ट्रेड रिलेशंस कैसे थे भी कि नहीं, किस चीज़ को लेके थे। ओके, तो ये सबसे पहले तो ये आपको क्या दिख रहा है? अरेबियन पेनिनसुला दिख रहा है, ये यमन ओमान का एरिया, अब जहाँ पे ये दिलमन, ठीक है, मगन, ये दिख रहा है ना, और ये हमारा इंडिया यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लोथल गुजरात में, मलुहा। तो ये सुमेरियन जो सिविलाइजेशन थी ना, वो लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मलुहा, यहाँ के लोगों को मलुहा भी कहा जाता था। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये हड़प्पन सिविलाइजेशन इन वेस्ट एशिया का ये मैप आपको दिखेगा, जहाँ से हम जानेंगे कि कैसे हम ये पता लगाते हैं कि आईवीसी के कॉन्टैक्ट्स ट्रेड के इन कंट्रीज़ के साथ थे या नहीं थे। ठीक है, रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वॉज ऑल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। एक तो कॉपर हमें कहाँ से मिला? खेतड़ी राजस्थान से मिला, यहाँ से लगा लो, खेतड़ी राजस्थान से। और दूसरा हमें मिला ओमान से। ठीक है, कहाँ से? ओमान से। अब दोनों में डिफरेंस क्या था? ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, सो
केमिकल एनालिसिस अब दोनों से ही को जो यहाँ का कॉपर जो है जब वो किया गया केमिकली उसको एनालाइज करके देखा गया तो ये पता लगाया गया कि ओमानी कॉपर और हड़प्पा के पास जो आर्टिफैक्ट मिले वो उसके अंदर निकल की मिलावट थी। ठीक है, तो जिससे ये पता लगा कि यहाँ पे जो जो भी पोट्री वगैरह मिली कॉपर की और यहाँ का जो कॉपर था उसके अंदर निकल जो मेटल है उसको यूज़ किया गया था। तो एक तो ये हो गया कि भैया डेफिनेटली फिर यहाँ से जो है ये लोग ट्रेडिंग करते होंगे कॉपर की। ठीक है, अगला traces of nickel suggesting common origin. There are other traces of contact. A distinctive अलग तरह का एक वेसल, अ लार्ज हड़प्पन जार। ये दिख रहा है आपको कितना सुंदर दिख रहा है। ये सुराही तो नहीं है, इसका बेस जो है बहुत नैरो है। ये ऐसे करके ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक हड़प्पन जार। ये भी मिला है, कहाँ पे मिला है? ये मिला है ओमानी साइट्स पे। और इसकी खासियत क्या है कि ये अंदर से तो कॉपर का बना हुआ है लेकिन बाहर इसके ना क्ले मिट्टी से, ये दिख रही है ब्लैक 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 क्ले मिट्टी इस पे पोत दी गई है। क्यों पोत दी गई है? ताकि लीकेज ना हो, जो भी इसके अंदर लिक्विड हम पोर करें उसकी लीकेज ना हो। तो ऐसा सेम हड़प्पन जार कहाँ पे मिला? ओमानी साइट्स पे। ओमान यहाँ पे हमारे यहाँ का जो जार है वो यहाँ पे भी फेमस था। तो इससे ये पता लगा कि इन लोगों के आपसी जो ट्रेड कम्युनिकेशन थी वो काफ़ी डेवलप थी। Such thick coating prevent the percolation of liquids. We do not know what was carried in these wells. अब हम इतना तो नहीं पता कि इनके अंदर ये लोग क्या भर के पीते थे, लेकिन ये जो कॉमन चीज़ पाई जाती है यहाँ पे भी यहाँ पे भी। But it is possible that the Harappans exchanged the content of these vessels for Omani copper. तो ये अंदाज़ा लगा देते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि हो सकता है कि यहाँ का कॉपर यहाँ लाया जाता हो तो बदले में ये लोग जो है ये वाले जार जो है यहाँ भेज देते हो। ठीक है, Mesopotamian text datable to the 3rd millennium BCE refer to copper coming from a region called Megan, perhaps a name for Oman. तो उस समय ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि उस समय ओमान का जो एंशंट नेम था वो क्या था? मैगन। ठीक है, perhaps a name for Oman. And interestingly enough, copper found at Mesopotamian site. अब अच्छा, सबसे पहले तो आप मेसोपोटामियन साइट देख लीजिए। ये रही मेसोपोटामियन सभ्यता, दिख रही है ईरान इराक का जो एरिया है यहाँ पे। ठीक है, इनके साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स थे ट्रेड के। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट यानी यहाँ की जो बुक्स थी, ठीक है, टू द 3rd millennium BC रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मैगन, ये हो गया। परहैप्स अ नेम फॉर ओमान एंड इज इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट आल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल। तो वहाँ के कॉपर में भी निकल मिलता है। तो ये बोला गया कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि ओमान से कॉपर प्रोड्यूस करके अलग अलग ये आजू बाजू भेजा जाता था। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंट कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड हड़प्पन सील्स। अब एक और चीज़ से पता लगता है कि इन पे आपस में जो है कॉन्टैक्ट्स होते थे। वो क्या था? हमने सील पढ़ी थी ना, सील पढ़ी थी, यहाँ पे एक यूनिकॉर्न टाइप में एक एनिमल था ऐसे, यहाँ पे ऐसे कुछ था। तो वो सील मिली है यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला मेसोपोटामिया में। ठीक है, इन दिस इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद रीजन कॉल्ड दिलमन। दिलमन के साथ कॉन्टैक्ट की बात लिखी गई है मेसोपोटामियन बुक्स में। प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरेन। ठीक है, मैगन, मैगन जो अभी हमने पढ़ा कि शायद ओमान को बोलते थे, एंड मेलुहा, ये IVC, यहाँ के लोगों को मेलुहा बोला जाता था। पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। तो यहाँ पे जो बुक मिली है मेसोपोटामिया के अंदर, इन बुक्स के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स थे ट्रेड के, वो एक तो दिलमन रीजन, ये रहा दिलमन रीजन, एक मेगान रीजन ये रहा, और एक मेलुहा IVC। ठीक है, चलिए, आई होप इतना अंडरस्टैंडेबल है। अब आगे देखते हैं। कार्नेलियन जो रेड कलर का जो स्टोन था, लापिस लजूली ब्लू कलर का, कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटी ऑफ वुड। ठीक है, तो यहाँ से इनका एक्सचेंज जो है आपस में होता था। अब मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मेलुहा। तो मिथ्स चलते रहते हैं। तो वहाँ के जो मान्यता एक तरह से वही लोग बोलते थे कि मेलुहा को क्या बोला इन्होंने, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड, इसकी जो इसकी पुकार है वो सुनी जाए इन द रॉयल पैलेस, राजा के दरबार में। सम आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हाजा बर्ड जो है हो सकता है वो
मोर हो, डिड इट गेट दिस नेम फ्रॉम इट्स कॉल, क्योंकि जब मोर बोलते तो बारिश होती है, समथिंग लाइक दैट ना, तो कनेक्ट करके ये लोग निष्कर्ष पे पहुंचे। इट इज़ लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरेन, मेसोपोटामिया वॉज बाय सी के थ्रू होता था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स, बिसाइड्स वी फाइंड डिपिक्शंस ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील्स। तो डेफिनेटली सी के थ्रू ट्रेड हमारा होता था, क्योंकि यहाँ के टेक्स्ट ने भी बोला है कि ये लोग जो है सी फेयरर्स थे। कहाँ के लोगों ने? मेसोपोटामिया के लोगों ने बोला है कि ये मेलुहास जो थे ना, ये सी फेयरर्स थे। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे ये सील्स, जिसके अंदर एक सेकेंड, ये देखिए सील डिपिक्टिंग अ बोट, ये सील है और यहाँ पे ये बोट दिख रही होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बोट थी तो रिवर से या सी से ये लोग जो है आपस में ट्रेड करते थे। ठीक है, ये है द राउंड पर्शियन गल्फ सील फाउंड इन बहरीन समटाइम्स कैरी हड़प्पन मोटिव, ये दिख रहा है सेम सेम कुछ वैसा ही। ठीक है, इंटरेस्टिंगली लोकल दिलमन वेट्स फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड्स, तो ये जो दिलमन्स थे वो भी हड़प्पन स्टैंडर्ड जो होते थे इनके, उनको यूज़ किया करते थे। दिस इज़ अ ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये कुछ साइंस से दिख रहे हैं ना, ये सिंबल्स लेटर्स ऑन व्हाट इज़ कंसिडर्ड अ साइन बोर्ड फाउंड एट धोलावीरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एक दो एग्जाम में मैंने देखा भी है, आया है। और ये क्योंकि धोलावीरा को भी पीछे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था ना, तो इसलिए धोलावीरा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये एक साइन बोर्ड, इसमें लेटर पूछ लेंगे कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला? धोलावीरा से। ठीक है, अब हम बात करेंगे सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। ठीक है, तो सील्स आई थिंक अभी तो काफ़ी बचा हुआ है, तो सील्स, स्क्रिप्ट और वेट से हम अगले वीडियो यानी पार्ट 3 जो होगा बीड्स, ब्रिक्स एंड बोन्स चैप्टर का, उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि ये वीडियोज़ कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को आप दबा सकते हैं। थैंक यू।